दो बहनों की कहानी। गांव का नाम अमरपुर था। छोटा, शांत और धूप से भरा। सुबह पक्षियों की आवाजें गूंजती और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठी औरतें दिन भर की बातें करती। गांव के आखिरी छोर पर एक सादा सा घर था, जिसके आंगन में हर साल अमरूद का पेड़ फल देता था। इसी घर में रहती थीं दो बहनें, सरिता और काव्या। एक ही माँ बाप की बेटियां, पर सपने बिल्कुल अलग। सरिता बड़ी थी, संयमी और जिम्मेदार। वो सुबह जल्दी उठकर घर संभालती और मानती थी कि परिवार की देखभाल भी एक सपना है। काव्या छोटी थी, चंचल और सवालों से भरी। उसकी किताबें तकिए के नीचे रहती और आंखों में शहरों के सपने बसते। पिता हरिनाथ स्कूल में चपरासी थे और माँ शांता घर व खेत संभालती थीं। पैसे कम थे, पर प्यार भरपूर। एक रात खबर आई, काव्या का कॉलेज शहर में हो गया है। यहीं से दोनों बहनों की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ चली। शहर जाने की खबर फैलते ही घर का माहौल बदल गया। माँ शांता चुप रहने लगी और काम करते हुए भी मन कहीं और रहता। पिता हरिनाथ को गर्व था, पर शहर की अनजान दुनिया की चिंता उन्हें भी थी। सरिता सब समझ रही थी, पर बिना कुछ कहे जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुकी थी। उसने सिलाई का काम बढ़ा दिया, ताकि काव्या के लिए पैसे जोड़ सके। काव्या जानती थी कि दीदी उसके लिए कितना कर रही हैं। जब उसने मना किया तो सरिता मुस्कुराकर बोली, मैं ये अपने सपने के लिए कर रही हूँ, ताकि तू वहां पहुंचे जहां मैं नहीं जा सकी। काव्या की आंखें भर आईं। गांव वालों की बातों के बीच पिता ने साफ कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी। जाने का दिन आया। छोटा सा बैग, माँ की चुनरी और ढेर सारे सपने। बस आगे बढ़ गई। सरिता तब तक खड़ी रही जब तक वो ओझल न हो गई। उस दिन आंगन कुछ ज्यादा खाली लगा और कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। शहर ने काव्या का स्वागत शोर और रोशनी से किया। ऊंची इमारतें, भागती बसें और जल्दी में डूबे चेहरे उसे नए लग रहे थे। कॉलेज का गेट देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर सपनों के साथ डर भी था। हॉस्टल का छोटा कमरा और अनजान माहौल उसे अक्सर गांव की याद दिलाता। गांव में सरिता की दिनचर्या वही थी, चूल्हा, चाय, सिलाई, माँ की दवा और पिता का टिफिन। बस काव्या की आवाज़ अब नहीं थी। वो उसकी खाली चारपाई देखकर चुपचाप काम में लग जाती। कॉलेज में काव्या शुरू में घबराई रही। अंग्रेजी और तेज पढ़ाई कठिन लगी, पर उसने हार नहीं मानी। खर्च बढ़ने पर सरिता ने बिना सोचे मदद की। धीरे धीरे काव्या को पहचान मिलने लगी। जब एक प्रोफेसर ने उसकी कविता की तारीफ की तो उसने सरिता को संदेश भेजा, दीदी, मैं यहाँ रह सकती हूँ। सरिता ने चुपचाप मुस्कुरा दिया। दोनों दूर थीं, पर दिल से जुड़ी रहीं। समय के साथ काव्या शहर की आदत डालने लगी। उसकी बोलचाल, कपड़े और सपनों की भाषा बदलने लगी। फ़ोन कॉल छोटे हो गए और संदेश देर से आने लगे। सरिता ये सब महसूस करती रही, पर चुप रही। माँ ने एक दिन कहा, काव्या पहले जैसी नहीं रही। पर सरिता जानती थी कि हर बदलाव समझ में नहीं आता। शहर में काव्या को पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उसका नाम आया। खुशी में उसने सरिता को फ़ोन किया, लेकिन सरिता काम में व्यस्त थी। अगली बातचीत में पहली बार शिकायत उभरी। काव्या को लगा दीदी उसे नहीं समझती, और सरिता ने भी पूछ लिया कि क्या काव्या जानती है उसने क्या छोड़ा है। कॉल कट गया। उस रात दोनों सो नहीं पाईं। गांव में लोगों की बातें बढ़ने लगीं। दूरी अब सिर्फ जगह की नहीं, बल्कि शब्दों और खामोशी की बन चुकी थी, जो आगे एक कठिन मोड़ लाने वाली थी। शहर में काव्या के दिन और व्यस्त हो गए थे। कॉलेज और प्रोजेक्ट्स के बीच पैसों की कमी साफ दिखने लगी। हॉस्टल फीस की नोटिस देखकर उसने झिझकते हुए सरिता को फ़ोन किया। गांव में सरिता की हालत भी कठिन थी। सिलाई का मेहनताना वही, माँ की दवाइयाँ बढ़ी हुईं। फिर भी उसने बस पूछा, कितने चाहिए, और बिना देर किए हामी भर दी। काव्या ने खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। कैफ़े में काम करते हुए उसे ताने और अपमान झेलना पड़ा। एक दिन जब एक ग्राहक ने सीमा लांघी तो काव्या ने विरोध किया और नौकरी छोड़ दी। उस रात उसने सरिता को फ़ोन नहीं किया, ताकि दीदी और चिंता ना करें। उधर सरिता ने हार नहीं मानी। उसने पास के कस्बे में सिलाई सिखाने का काम शुरू किया। कम पैसे, ज़्यादा मेहनत, पर आत्मसम्मान के साथ। अलग अलग जगह दोनों बहनें एक ही लड़ाई लड़ रही थीं, इज्जत के साथ जीने की लड़ाई, जो शायद उन्हें फिर से और करीब लाने वाली थी। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गांव में ठंड बढ़ गई
और सरिता की थकान अब साफ दिखने लगी। सिलाई सिखाते समय उसके हाथ कांपने लगे और एक दिन तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाने की बात पर भी उसने पैसे बचाने को कहा, क्योंकि उसे काव्या की चिंता थी। शहर में काव्या बेचैन हो की। कई दिनों से दीदी का फ़ोन नहीं आया था। जब माँ ने बताया कि सरिता ठीक नहीं है, तो काव्या को गहरा अपराध बोध हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपनों में इतनी खो गई थी कि दीदी को देखना भूल गई। अगले ही दिन उसने कॉलेज से छुट्टी ली। पैसे कम थे, इसलिए 2 किताबें बेचकर टिकट लिया और गांव लौट आई। सरिता को बिस्तर पर देखकर काव्या रो पड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरी बारी है दीदी। उस रात दोनों साथ बैठीं। खामोशी अब बोझ नहीं रही थी, वो टूट चुकी थी। काव्या के घर लौटने से आंगन में फिर से हलचल आ गई। माँ के चेहरे पर राहत थी और पिता की आंखों में संतोष। सरिता अब भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था, जैसे कोई अधूरी बात पूरी हो गई हो। काव्या ने घर की जिम्मेदारियां संभालनी, चूल्हा जलाना, दवाइयां देना और रात को दीदी के पास बैठना। तब उसे एहसास हुआ कि सरिता कब से ये सब चुपचाप करती आई थी। एक दोपहर काव्या ने कहा कि वो शहर वापस जाएगी, लेकिन इस बार भागकर नहीं। सरिता ने भरोसे से कहा कि अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वे एक दूसरे की चुप्पी समझने लगी हैं। पिता ने पढ़ाई पूरी करने को कहा और सरिता ने पहली बार मना नहीं किया। जाने से पहले दोनों बहनों ने वादा किया, हर हफ्ते दिल की बात होगी। इस बार विदाई में डर नहीं, सिर्फ विश्वास और कृतज्ञता थी। काव्या के शहर लौट जाने के बाद घर फिर शांत हो गया, लेकिन अब उस खामोशी में भरोसा था। सरिता धीरे धीरे संभलने लगी। दवाओं और आराम से उसकी सेहत सुधरी और अब वो सब कुछ अकेले उठाने की जिद में नहीं थी। शहर पहुंचकर काव्या ने अपना तरीका बदल लिया। अब वो दीदी से रोज बात करती, उनकी सेहत और काम के बारे में पूछती। सरिता हंसकर कहती कि उसे अब एक और माँ मिल गई है। कॉलेज में काव्या ने सामाजिक विकास और साहित्य चुना और उसकी कविता दीदी कॉलेज मैगजीन में छपी। गांव में सरिता ने महिलाओं का एक समूह बनाकर सिलाई का काम शुरू किया और पहली बार अपने नाम से कमाया। घर में फैसले अब मिलकर होने लगे। दोनों बहनें अलग जगह रहकर भी बराबरी से जिम्मेदारी निभा रही थी। अब उनके सपने टकराते नहीं थे, बल्कि साथ चल रहे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। शहर में काव्या का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। कॉलेज में उसकी पहचान एक ऐसी छात्रा के रूप में बनने लगी थी जो सवाल पूछने और जवाब खोजने से नहीं डरती। इसी दौरान उसे एक प्रतिष्ठित संस्था से छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण का बड़ा अवसर मिला, जो उसके भविष्य को नई दिशा दे सकता था। लेकिन उसी दिन गांव से खबर आई कि पिता की तबीयत बिगड़ गई है। सरिता ने फोन पर काव्या को शांत रहने को कहा, पर काव्या समझ गई कि दीदी फिर अकेले सब संभालने की कोशिश कर रही है। रात भर वो दुविधा में रही, सपनों और परिवार के बीच। जब उसने मौका छोड़ने की बात की, तो सरिता ने कहा कि ऐसा करने पर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पहली बार सरिता ने गांव की महिलाओं को साथ लिया और इलाज का खर्च मिलकर उठाने का निर्णय हुआ। काव्या ने छात्रवृत्ति स्वीकार की, इस भरोसे के साथ कि वो लौटेगी। संकट के बीच दोनों बहनों ने एक दूसरे को रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ाया, और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। छात्रवृत्ति के साथ काव्या एक नए शहर पहुंची, जहां चमक कम और काम ज्यादा था। प्रशिक्षण सख्त था, पढ़ाई, फील्ड वर्क और रिपोर्ट्स। वो थकती थी, लेकिन अब भागती नहीं थी। हर रात वो सरिता को लिखती कि बदलाव लगातार मेहनत से आता है। गांव में सरिता की पहचान भी बदल रही थी। वो अब सिर्फ सिलाई सिखाने वाली नहीं, बल्कि महिलाओं की अगुवा बन चुकी थी। पंचायत और बैठकों में उसकी राय ली जाने लगी। पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी और इलाज का खर्च मिलकर संभल रहा था। उधर काव्या का एक लेख संस्था की रिपोर्ट में छपा। मेंटोर ने उसकी सोच की तारीफ की। उसी रात दोनों बहनों ने बात की। काव्या को लगा वो सही जगह है और सरिता को लगा उसने भी अपने लिए कुछ किया है। अब दोनों अपनी पहचान खुद बना रही थीं। सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। काव्या का प्रशिक्षण पूरा होने वाला था और संस्था ने उसे वहीं नौकरी का संकेत दिया। ये वही अवसर था जिसका उसने वर्षों सपना देखा था। लेकिन गांव में सरिता पर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। महिलाओं के समूह का काम फैल गया था और हर निर्णय के लिए लोग उसी की ओर देखते थे। वो थकती थी, पर कहती नहीं थी।
इधर काव्या की व्यस्तता फिर बढ़ने लगी और फोन छोटे हो गए। एक शाम सरिता ने पूछा कि क्या वो उस तेज रफ्तार में पीछे छूट रही है। ये सुनकर काव्या को एहसास हुआ कि वो फिर वही गलती दोहरा रही है, सपनों में आगे बढ़ते हुए रिश्तों को पीछे छोड़ना। उसी रात काव्या को नौकरी का ऑफर मिला, पर नींद नहीं आई। गांव में सरिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था, बस कम होते शब्द और बढ़ती खामोशी। ये वही मोड़ था जहां कहानी टूट भी सकती थी या और मजबूत बन सकती थी। काव्या के सामने लैपटॉप पर नौकरी का ऑफर चमक रहा था। स्थायी काम, अच्छी तनख्वाह और पहचान, यही उसका सपना था। लेकिन उसके मन में बार बार सरिता का चेहरा उभर रहा था। उसने खुद से पूछा कि अगर ये सब पाकर वो दीदी को खो दे तो क्या ये जीत होगी। उसने सरिता को फोन किया और ऑफर के बारे में बताया। सरिता ने समझाया कि दूरी जगह से नहीं, बल्कि तब होती है जब हम एक दूसरे को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। काव्या ने डर जताया कि वो दीदी को फिर अकेला छोड़ देगी, तो सरिता ने कहा कि वो नहीं चाहती कि काव्या अपने डर के कारण रुक जाए। अब वो अकेली नहीं है और लोगों पर भरोसा करना सीख चुकी है। काव्या को रास्ता साफ दिखा। उसने नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार अपराध बोध के बिना। दोनों बहनें समझ गईं कि सपनों और रिश्तों को ईमानदारी से निभाया जाए तो किसी एक को छोड़ना नहीं पड़ता। नौकरी स्वीकार करने के बाद काव्या की जिंदगी नई रफ्तार में आ गई। नया शहर, नया दफ्तर और नई पहचान। अब वो सिर्फ छात्रा नहीं, बल्कि एक पेशेवर थी। पहले ही दिन उसने सरिता को संदेश भेजा और दीदी ने भरोसे से जवाब दिया कि वो चमकेगी। गांव में सरिता ने भी नई शुरुआत की। महिलाओं के समूह को सरकारी योजना से जोड़ा गया और काम के साथ प्रशिक्षण मिलने लगा। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रही थी, बल्कि रास्ता बना रही थी। माता पिता को बेटियों पर गर्व था। काव्या ने पहली तनख्वाह घर भेजी तो सरिता ने कहा कि बराबरी की बारी है। अब दोनों बहनें एक दूसरे से सलाह लेती और योजनाएं बनाती, एक गांव से, एक शहर से। एक रविवार घर लौटकर उन्होंने चाय पी और महसूस किया कि वे अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अब वे सच में साथ थीं। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। काव्या दफ्तर में जम चुकी थी और गांव में सरिता का समूह बड़ा ऑर्डर लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन नए अवसर के साथ नई परीक्षा भी आई। मशीनें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। रकम सुनकर काव्या घबरा गई और रिस्क पर सवाल उठाया। सरिता ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए डर के साथ चलना पड़ता है। फोन पर पहली बार तीखापन आया। काव्या सोच समझकर चलना चाहती थी और सरिता डर कर नहीं जीना। दोनों बेचैन रहीं। आखिरकार काव्या ने फिर फोन कर कहा कि वो फैसले में साथ है। मशीनें आईं, काम शुरू हुआ, पर एक मशीन खराब हो गई। गांव में घबराहट फैल गई। उसी रात काव्या गांव पहुंची, सबको संभाला और सरिता ने महसूस किया कि शहर ने काव्या को बदला नहीं, मजबूत बनाया है। काव्या भी समझ गई कि गांव ने सरिता को जड़ी दी हैं। रिश्ता परखा गया और गहरा हो गया। मशीन की खराबी आखिरकार ठीक हो गई। काव्या ने दफ्तर से तकनीकी मदद दिलवाई और सरिता ने गांव में सबका धैर्य बनाए रखा। कुछ ही दिनों में काम फिर शुरू हुआ और इस बार बेहतर ढंग से। महिलाओं के समूह ने पहला बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा किया। जब भुगतान आया तो सरिता के हाथ कांप उठे। ये सिर्फ पैसे नहीं, भरोसे की जीत थी। गांव में लोगों की सोच बदलने लगी। जो कभी औरतों पर शक करते थे, अब सलाह लेने आने लगे। पंचायत में सरिता की राय दर्ज हुई। उधर शहर में काव्या के काम की सराहना होने लगी। बॉस ने कहा कि उसकी सोच जमीन से जुड़ी है। एक शाम वीडियो कॉल पर दोनों बहनों ने महसूस किया कि उन्होंने सही किया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया। अब सफलता अकेली नहीं थी, उसके साथ रिश्ते, समझ और उम्मीदें थीं। समय अब तेज चलने लगा था। काव्या की नौकरी स्थिर हो चुकी थी और जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। गांव में सरिता का समूह भी आगे बढ़ चुका था और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी। लेकिन तभी पिता की कमजोर होती आवाज और मां की बीमारी ने काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गई कि अब सब कुछ सिर्फ सरिता पर छोड़ना ठीक नहीं है। एक रात उसने खुद से पूछा कि आगे बढ़ना क्या सिर्फ दूर जाना होता है। अगले ही दिन उसने दफ्तर से छुट्टी ली और गांव लौट आई। इस बार वो भागकर नहीं, समझ के साथ लौटी थी। घर पहुंचते ही दोनों बहनें चुपचाप गले लग गई। कुछ दिन काव्या ने घर की जिम्मेदारियां बांटी और महसूस किया कि लौटना रुकना नहीं होता। आंगन में बैठी सरिता की मुस्कान ने जैसे जवाब दे दिया, जिंदगी सीधी रेखा नहीं, एक पूरा घेरा है जिसमें वे दोनों साथ हैं। काव्या के गांव लौटने के बाद घर में एक नई लय आ गई।
अब जिम्मेदारियां किसी एक के कंधे पर नहीं थीं और सरिता ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। काव्या ने दफ्तर से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प लिया, कुछ दिन गांव में, कुछ दिन शहर में। ये समझौता नहीं, संतुलन था। महिलाओं का समूह सहकारी समिति बन चुका था और सरिता उसकी अध्यक्ष चुनी गई। नाम पुकारे जाने पर उसने सबसे पहले काव्या की ओर देखा, जिसने चुपचाप हौसला दिया। माँ की तबीयत संभलने लगी और पिता की आंखों में सुकून दिखा। एक शाम अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बहनों ने माना कि वो एक दूसरे के बिना यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये कहानी किसी एक की जीत नहीं थी, ये दो बहनों की कहानी थी जो अलग अलग उड़ान भरकर भी एक ही आसमान में थीं। कहानी का संदेश, मॉरल: सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें रिश्तों के सहारे और समझदारी के संतुलन के साथ जिया जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।